चलो सही है। अब हम क्या करते हैं कि उसी वीडियो को यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, वो कहाँ पे थी? ऑपरेटर्स नहीं थे, ऑपरेटर्स ये रहा, हाँ ये था। इसका मैं सारा यहाँ से मटेरियल ले लेता हूँ, तो यहाँ रखते हैं। और मैं इसी बेसिकली यही जो थी ना, जो मैंने इसमें बताया था, उसी को मैं दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ आप लोगों को। ओके, एक मैं index.html फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी इसको लिंक करा देता हूँ। script.js मेरी यहाँ पे आ गई। ये फंक्शन रिमूव, बल्कि रिमूव नहीं करता, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। सो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स की वजह से हम मदद से हम क्या करते हैं कि इफ़ एल्स की कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की जो पहली एग्जांपल थी वो बेसिकली ये वाली थी। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, और मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँ, जस्ट वन मोमेंट। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, सही है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, कोई कंसोल में गया। अच्छा, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सो पहली एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो दो नंबर्स को, ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। ओके, ये वाला जो है, ये जो डबल इक्वल्स है, ये क्या करता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। बट अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जो मैंने कल अपलोड की थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने बताया था कि ये क्या चीज़ है, कि ये आपका सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करेगा। इसकी इस वेरिएबल, जो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 11। इसकी वैल्यू है 1111। और ये जो x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी 11 है। दो, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की टाइप डिफरेंट है, इस वक्त क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये जो मेरा ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये वैल्यू चेक करता है। अगर दोनों की वैल्यू सिमिलर होगी तो ये बोलेगा ये टेस्ट केस पास हो गया, ये यहाँ से जो है ट्रू रिटर्न कर देगा। बट पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और एग्जीक्यूट करते हुए हम इनको दोनों को साइड बाय साइड रख देते हैं ताकि बार बार स्विच ना करना पड़े। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है या थोड़ी जूम करूं? ठीक है, ओके, सही है जी। ये वाला था। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मेरा नंबर की फॉर्म में था। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो इसने मुझे बताया कि सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो क्या है, लाइन नंबर 14 से क्या आया कि टाइप आई नंबर। लेकिन लाइन नंबर 16 से जो टाइप मिली है वो क्या है, स्ट्रिंग। बट द रिजल्टेंट आउटपुट जब मैंने दोनों को चेक किया कि x इक्वल टू 1 है, तो उसने बोला ट्रू। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि दोनों की वैल्यूज़ क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी को एक्सटेंड करता हूँ, एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ। एंड इफ़ स्टेटमेंट इज़, यहाँ आता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ एक कंडीशन। इंस्टेड ऑफ मैं इसको कंसोल कराने के वेरिएबल बनाता हूँ कंडीशन। ओके, और इस कंडीशन को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और मैं बोल देता हूँ इफ़। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है, लेकिन उस वेरिएबल के असाइनमेंट जो है वो बेसिकली एक कंपैरिजन है। तो उसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। कल जो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी थी आपको वेब थ्री मोजिला की, वहाँ पे इस तरह की एग्जाम्पल्स थी, अगर आप लोगों ने देखी हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, और एल्स की स्टेटमेंट दे देता हूँ। एल्स की स्टेटमेंट क्या होगी, लॉग कर देता हूँ नॉट इक्वल। ओके, अब मैं अगर यहाँ से पेज को रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास क्या आया, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ओके, एक मिनट, मैं नीचे से जो कोड है उसे बंद कर दूँ, ये इसको, ताकि ये वाली चीज़ें आप लोगों को कंसोल में ज़्यादा मैच ना हो। ओके जी, समझ आई ये वाली चीज़ कि यहाँ पे ये कंडीशन कैसे ट्रू हो गई? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, दोनों की जस्ट वैल्यूज़ को चेक किया। अगर आप इसको क्या करो, इसको आप कर दो भाई 0, इसको आपने कर दिया 0, और इसकी वैल्यू को कर दिया 0। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो क्या हुआ, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। यहाँ पे वैल्यू का बिहेवियर फॉल्स ही है, लेकिन क्या होगा कि इस वक्त वो इसको एज अ वैल्यू क्या मिली, 0। उसको यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे भी मिला 0, यहाँ 0 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग था। लेकिन उसने बोला कि भाई इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू है। क्यों क्यों ट्रू है? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर 1। कंपैरिजन ऑपरेटर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ नीचे आ जाते हैं, इस पीस ऑफ कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर 2 खोल लेते हैं।
कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है भाई कि मैंने यहाँ पे वैल्यू ली विच इज़ सेम वैल्यू है 1 1 11। यहाँ पे मैंने उसकी टाइप चेक की तो टाइप मुझे क्या मिलेगी इधर, इधर ये क्या है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, आउट के रिजल्ट आउटपुट आएगा नंबर। यहाँ पे मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आ जाएगा आउटपुट। अब अगर मैं इन दोनों को चेक करूँगा, मैंने ये जो 3 वाला ऑपरेटर होता है इसमें से जो 2 होते हैं, जो ये 2 हैं जो मैंने अभी रिमूव कर दिए, वो 2 क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं। लेकिन जब आप इम्प्लिसिटली एक तीसरा इक्वल और लगा देते हो तो वो क्या करता है कि उसकी टाइप को भी चेक करता है। अब वो पहले चेक करेगा कि भाई हाँ, आप देखो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ तक तो इन 2 के केस में आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। बट ड्यू टू दिस थर्ड वन, वो क्या करेगा कि इसकी टाइप को भी चेक करेगा। वैल्यू के केस में तो ये पास हो गया, ये टेस्ट केस आपका ट्रू बन गया, लेकिन जब वो इसकी वैल्यू इसकी टाइप को चेक करेगा तो क्या होगा कि टाइप तो दोनों की डिफरेंट है, तो वो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या देगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो क्या आया, आउटपुट फॉल्स आ गया। सेम कंडीशन को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको नीचे इसके रख के एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इस वैल्यू को यहाँ से हम कॉपी करके वेरिएबल बना देते हैं। ओके, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने क्या रखा कि के जो है, आप इस वेरिएबल जो कंडीशन नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू है बेसिकली बुलियन वैल्यू है। टाइप क्या है, बुलियन, विच इज़ ट्रू और फॉल्स, इधर ट्रू या फॉल्स, या ट्रूथ ही और फॉल्स ही वैल्यू हो सकती है। तो हमने उसमें क्या किया, एक्स की वैल्यू को हमने चेक किया 1 की वैल्यू के साथ, लेकिन हमने क्या किया कि इसको हमने इस वक्त जो है हमने यहाँ पे तीसरा इक्वल भी लगा दिया ताकि ये जो है टाइप भी उसकी चेक करे। तो इस केस के अंदर क्या आउटपुट आएगा, ए बोथ आर इक्वल आउटपुट आएगा या नॉट इक्वल आउटपुट आएगा, क्या बता सकता है कोई मुझे? अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया आउटपुट, नॉट इक्वल। क्यों नॉट इक्वल आया, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज सेम थी। वैल्यूज तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वैल्यू से एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगी, वैल्यू के बाद उसको टाइप मिलेगी। टाइप तो इसकी टाइप क्या है, नंबर, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। वो यहाँ पे फेल कर देगा इसे और यहाँ पे आउटपुट के तौर पर आपको मिल जाएगी फॉल्स ही वैल्यू, फॉल्स, यानी कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आगे क्या होगा कि आपका एल्स केस इसलिए चलेगा। आगे आते हैं, अगला जो वेरिएबल है, अगली जो ऑपरेटर है विच इज़ नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर मीन्स क्या, कि आपकी वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल। अच्छा, नॉट इक्वल में भी देखो हमारे पास 2 हैं। पहले हम पहला वाला देखते हैं, पहले वाले ऑपरेटर की तरफ चलते हैं हम यहाँ से। अच्छा जी, इसकी मैं ये टाइप खोल लूँ। जस्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसकी टाइप क्या है, नंबर, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मैंने उसको बोला क्या भाई आपका 11 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। इसको थोड़ा-सा जो है ना, हम एक काम करते हैं, इसको हम इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग हम इसको नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो कह क्या रही है। वो स्टेटमेंट कह रही है कि एक्स, वेरिएबल एक्स विच हैज़ वैल्यू, वैल्यू क्या है उसकी 11, एंड टाइप इज क्या है उसकी, हमारी यहाँ पे नंबर। और उसको हम क्या कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल वेरिएबल 1 विच हैज वैल्यू 11 एंड टाइप हमारी यहाँ पे क्या है, इस सिनेरियो में हमारी टाइप क्या है। अगर मैं 1 की टाइप को देखूँ, एक मिनट इधर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विच हैज़ वैल्यू 11 एंड टाइप 1 की जो टाइप है वो क्या है हमारी, स्ट्रिंग। जस्ट वन मोमेंट। ओके जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, विजिबल स्क्रीन, और स्क्रीन विजिबल है ना, और आवाज़ भी आ गई है वापस। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी कि एक वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारी 11 है, और उसका टाइप जो है वो मैंने उल्टा कर दिया, x को वो 11 लिख दिया स्ट्रिंग और दूसरे को चेंज कर दिया। बट इसको हम x की जगह कर देते हैं 1, और यहाँ जो इसको है इसको हम कर देते हैं x। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये बात मेरी ट्रू है,
नहीं, ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि इस सिनेरियो में वो क्या करेगा कि वो आपकी सिर्फ जो है वैल्यू को चेक करेगा, यहाँ पे वो टाइप तो चेक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कहेगा x नॉट इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, x तो इक्वल है 1 के। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ओके सॉरी, ये मैंने एक स्ट्रिंग ऐसे ही लिख दिया नॉर्मल। इसको अगर मैं यहाँ से अब रिफ्रेश करूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आउटपुट फॉल्स आ गया। ओके, अब क्या होगा, अच्छा इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल की जगह मैं इक्वल कर दूँ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन समझ आई है ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों को? सही है भाई। आगे चलते हैं अगली वाली स्टेटमेंट पे। अगली स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाएं, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो अगली जो है हमारी, वो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक था इक्वल ऑपरेटर, एक था ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर, जिसमें हम क्या करते थे, टाइप भी चेक कर रहे थे। तो ये क्या है कि पहला वाला हमने देखा, उसमें सिर्फ वो क्या करेगा कि वैल्यू नॉट इक्वल होनी चाहिए। चलो नॉट इक्वल की हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 11 की जगह मैं कर देता हूँ 11 110। अब अगर मैं यहाँ आके इसको रिफ्रेश करूँ तो इसने क्या किया, ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि 110 इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये मेरा यहाँ का ट्रू केस बन गया। लेकिन मैं जैसे ही इसके आगे भी ज़ीरो लगा दूंगा तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा 110 इज नॉट इक्वल टू 1। क्या ये कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x जो कि 110 है और क्या है, नंबर है, नॉट इक्वल टू 1 विच इज़ ऑल्सो x 110, लेकिन उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। इधर चलते हैं, ये जो हमारी थर्ड एग्जांपल फोर्थ ऑपरेटर है, इसको यहाँ से चेक करते हैं। इस फोर्थ ऑपरेटर को, इसमें क्या चेक करेगा कि वो चेक करेगा कि भाई आपका जो है ना, दोनों की वैल्यू भी नॉट इक्वल होनी चाहिए और दोनों की टाइप भी नॉट इक्वल होनी चाहिए। से जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, क्या ये दोनों नॉट इक्वल हैं इस सिनेरियो में? जी बिल्कुल, ये दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 51 से जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या होगा, ट्रू आउटपुट आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह जस्ट 1 को हटा दूँ तो ये क्या करेगा, मुझे फॉल्स आउटपुट दे देगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने ऊपर वाला केस बना दिया यहाँ पे, तो इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे ट्रू आउटपुट दे दिया, क्योंकि उसने बोला भाई दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन टाइप जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, विच इज़ ट्रू। ओके, ये वाली स्टेटमेंट को बंद करता हूँ मैं यहाँ से। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे माइक खोल के बोल सकते हो। यहाँ आते हैं, ये जो थर्ड फिफ्थ ऑपरेटर है, विच इज़ ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ से एक मिनट में ये कुछ हटा दूँ। अच्छा जी, इसमें क्या करता है कि ये चेक करेगा कि ग्रेटर देन वैल्यू, आइदर वैल्यू जो है आपकी, क्वेश्चन तो नहीं था कुछ, ओके नहीं था। ओके, हम इसमें चेक होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जो दूसरी वैल्यू जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो है या नहीं। तो 11 जो है वो ग्रेटर देन 2 है या नहीं। तो इसको अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये मुझे दे देगा ट्रू, क्योंकि क्या है कि वो उसको सिर्फ वैल्यू, इसके अंदर हमारा जो है वो टाइप कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जस्ट आपका जो है इधर से वो इसका वो देख लेगा, वैल्यू को। ओके, ये बहुत इजी ऑपरेटर है तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगला वाला, विच इज़ लेस देन। लेस देन बहुत इजी है ये भी। तो इस यस, कोई क्वेश्चन? यस, जी जी, जी जी। थोड़ा मतलब वो मैंने सिर्फ वहाँ पे मैंने बेसिक बताई थी, अभी मैं उसको डिटेल में पूरी कंडीशंस के साथ बता रहा हूँ। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, मैं उसको जो है ना पूरी इसके अंदर देखो, वीडियो में तो मैंने सिर्फ ये बताया था ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये डबल इक्वल क्या होते हैं, ट्रिपल इक्वल क्या होते हैं, ताकि हम उसे फिर जब कंडीशंस यूज़ करें तो हमें पता चले कि वो क्या था। तो यहाँ आके देखते हैं कि ये हमारा क्या है, लेस देन ऑपरेटर। तो x इज़ लेस देन y, यस इस ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सॉरी, x की वैल्यू क्या है,
सॉरी ये ट्रू नहीं है ना, x की वैल्यू जो है वो 11 है, विच इज़ नॉट लेस देन y। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है फॉल्स आ जाएगा। हाँ, अगर आप इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे रख दो 21, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू। क्योंकि जो वैल्यू आप चेक कर रहे हो, जो आपकी लेफ्ट साइड पे है, वो जो है वो लेस देन है आपकी राइट साइड वाली वैल्यू से, तो ये आपका आउटपुट आ गया ट्रू। तो इसी तरह आप क्या करोगे, इस इनकी कोई कंडीशंस भी बना सकते हो। कैसे कंडीशन बना सकते हो, ये जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं इनको देख लेते हैं। जैसे लेस देन और ग्रेटर देन वाली स्टेटमेंट्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये लेते हैं और यहाँ बोलते हैं, यहाँ मैं आपको स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन भी साथ साथ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट करना है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट में बेशुमार तरीके होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके आपने ये आपका टैब के ऊपर वाला जो की है, ये आपने क्या करनी है, इसे प्रेस करना है टैब के ऊपर। टैब के ऊपर वाली जो की है इसे आप प्रेस करो, सही है। और आपने लेने हैं कर्ली ब्रैकेट्स और उससे पहले लगा दो डॉलर और वहाँ पे लिख दो एक्स या जो भी आपका वेरिएबल नेम है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्स लेस देन वाई है, तो आप इसको एक्स प्रिंट करके दो। मैं इसको अगर यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो उसने मुझे एक्स प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे अगर आप लोग अपने इसको वी एस कोड में देखोगे, मेरे वी एस कोड की कुछ सेटिंग चेंज हैं, क्योंकि मैं दूसरे कामों के लिए मैंने इसको चेंज किया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा कि आपका जो है ना कलर भी चेंज हो जाएगा। क्या किसी के पास वी एस कोड ओपन है और वो शेयर कर सकता है अपनी स्क्रीन इस चीज़ को चेक करने के लिए? पॉसिबल है किसी के लिए? ओके, अगर पॉसिबल है तो मुझे बताना, तो हम इस चीज़ को देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स, एक्स विच इज़ 11 इज़ लेस देन वाई। और वाई कैसा है, वाई को लिखने के लिए क्या करूँगा, सेम मैं कन्वेंशन यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, डॉलर और आगे जो है मैं ये लिख दूँगा, उसके ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यू लिख दूँगा। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो एक्स इज़ लेस देन वाई। पहले क्या हुई, ये स्टेटमेंट जो थी मेरी वो ट्रू हुई। देखो एक्स इज़ लेस देन वाई, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उस क्या हुआ कि वो इस इस इफ ब्लॉक के अंदर आ गया। यहाँ पे लिखते हैं एक एल्स इफ। एल्स इफ में बोलते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई। यस यस, इसमें मैं वही वाली जो अगली वाली लिखूंगा ना उसमें वही करूंगा। जैसे हम क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप लिखो भाई यहाँ पे x कॉमा, यहाँ अगला आप ले लो स्ट्रिंग इज लेस देन, यहाँ ले लो आप अपना y, यही कहना चाह रहे हो ना? और यहाँ पे एक कॉमा रह गया। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा इस कंडीशन को फेल करना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पे 2 करते हैं ताकि वो एल्स इफ में आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 11 इज लेस देन, ओ लेस नहीं, ग्रेटर हो जाएगा ना यहाँ तो, ग्रेटर देन 2। लेकिन देखो ये वाला जो है ना, अब जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही है ना, तो आप क्या करो कि आपकी जो लेटेस्ट नोटेशन या कन्वेंशन है उनको फॉलो करो। वो ये वाली है जो मैंने लाइन नंबर 62 में लिखी है। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप ये जो दोनों कॉमास हैं इनको यहाँ से रिमूव करो और इधर लगा दो प्लस। अब आप अगर यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो 11 इज़ ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना होगा, एक पहले स्पेस देना होगा। ये होता है। इसके अलावा आपका कॉन्कैट का फंक्शन भी होता है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन जो कि डॉट कॉन्कैट करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ देता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं जी। किसी ने माइक खोला था तो क्वेश्चन है कोई तो प्लीज़। यस। ओके। नहीं 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 नहीं, टेम्पलेट लिट नहीं नहीं, ये देखो टेम्पलेट लिटरल्स जो हम यूज़ करते हैं वो जावा स्क्रिप्ट की का, वो रिएक्ट के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए नहीं होती, वो हमारी जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। उस अब रिएक्ट के अंदर भी हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो टेम्पलेट लिटरल्स जो हैं वो हम जावा स्क्रिप्ट में रिएक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं, एंगुलर में भी यूज़ कर लेते हैं, व्यू जेएस में भी यूज़ कर लेते हैं, नोट जेएस के ऊपर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट की एक जो है वो आपको फंक्शनैलिटी है ना, ये टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। जी, जी, टेम्पलेट लिटरल्स ही है।
ये जो हमने ये वाली चीज़ यूज़ की है ये टेम्पलेट लिटरल ही है। ओके, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट जो है हमारी, वो अगला जो ऑपरेटर है विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, बहुत इजी है ये तो, कि आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए। भाई क्या 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है? देखो, अगर आप इसको चेक करो कि 12 जो है वो इक्वल है वाई, सॉरी, एक्स जो है वो इक्वल है वाई के, नहीं, एक्स इक्वल नहीं है वाई के। लेकिन उसने एक साथ कंडीशन और रख दी। वो कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन तो है ना भाई। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर आप रख दो 12, तो अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका अभी भी ट्रू आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इसकी जगह कर दोगे 13, तो अब आपको क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपका जो 12 है वो ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है वाई के, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो 13 हो गई है। सो अब अगला जो लास्ट ऑपरेटर है हमारा वो है बेसिकली लेस देन और इक्वल। अगर हम इसको चेक करें तो क्या x की वैल्यू जो है, सबसे पहले हम इसको नेगेटिव हटा के 1 कर देते हैं। तो 1 इज लेस देन और लेस देन वाई, लेस देन 1 नहीं, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है लेस देन की जगह इक्वल। तो अगर हम इसे चेक करें तो ये हमारी ये हो गई। अच्छा जी, लेकिन क्या हुई, ट्रू हो गई। अगर हम यहाँ पे -1 लगा देते हैं, अब चेक करते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस ये भी ट्रू है, तो यहाँ भी ट्रू आ गई। अब इसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये थे हमारे बेसिकली हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें हम कंपेयर करते थे। और अब हमारे आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके थे, फिर दोबारा देख लेते हैं, थोड़े से 5 मिनट इसको ऊपर भी ले लेते हैं हम, कि ये हमारी बेसिकली एंड वैल्यू है। अच्छा, अब इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताओगे, मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा, तो इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताओ। स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ उसने ज़ीरो दे दिया। सही है, क्लियर हो गई सबको ये बात? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँ 10, तो अब क्या आउटपुट आएगा? अब एक्सप्लेन करो। ट्रू वैल्यू को अगर हम एंड करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आई, वैल्यू आई है। क्यों वैल्यू आई है? देखो, वो यहाँ पे इस कंडीशन पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, उसे वैल्यू यहाँ जब वो कंडीशन को रीड करेगा तो यहाँ उसे वैल्यू मिलेगी 10। 10 का बिहेवियर क्या है, ट्रूथी बिहेवियर है। तो वो ट्रू बिहेवियर को देखेगा कि तो उसको उसके पास परमिशन है कि उसको पहली वैल्यू ट्रू के केस में मिली है, तो वो बोलेगा मैं आगे जा सकता हूँ। वह जैसे ही वो आगे जाएगा तो यहाँ भी उसे ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, रिजल्टेंट के तौर पर उसे लास्ट जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी वो यहाँ पे दे देगा। एक और वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल नहीं बनाते, जस्ट यहाँ पे एक और वैल्यू रख देते हैं एंड दैट वैल्यू इज 0। अब बताओ आउटपुट क्या होगा? 0 होगा आउटपुट। कैसे होगा जी? 0 जो हमने पहले ये वाला जो यहाँ पे जब हमने 0 वैल्यू रखी थी तो उसे एग्जीक्यूट करके देखा था कि यहाँ तक तो आपकी वैल्यूज चलती रहेंगी, प्रॉपर रहेगा, यहाँ तक वो आउटपुट क्या है 2 मिलेगा। लेकिन 2 के बाद उसे एक और एंड मिला जहाँ पे उसे वैल्यू मिल गई 0, तो वो आपको वो 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक काम करें और वो हम ये करें कि एक वेरिएबल ले लें, वेरिएबल वाई, नहीं वाई नहीं, वेरिएबल जी जिस डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आउटपुट बताओ क्या आएगा? अनडिफाइंड। रिफ्रेश करा तो अनडिफाइंड आ गया। ओके, क्लियर हो गया? ये वाला ब्लॉक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पे। स्ट्रिंग कर दें, चलो सही है। इस तरह का केस भी एक बना के देखते हैं। वापस से आते हैं, ओके, z की वैल्यू को कर देते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब बताओ क्या होगा आउटपुट? क्या होगा? हेलो हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू जो थी वो आपको दे देगा। ओके,
थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा इसको देखो ना कि ये एंड क्यों एंड ऑपरेटर कैसे करता है, ये थोड़ा बहुत इस पे काम करो ना, किस तरह थोड़ी अपनी भी रिसर्च करो इसके ऊपर कि आखिर ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है एंड ऑपरेटर। तो आप इसकी जब डिटेल देखोगे ना तो आपको प्रॉपर पता चलेगा, और फिर पता चलेगा कि हाँ भाई आखिर ये क्या चल रहा है। सही है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करो तो फिर आपको ईज़ी समझ आएगा इसी। इसी तरह हम आते हैं इसमें, ये बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो हमने पहले वाला देखा था उसका रिवर्स है। लेकिन यहाँ पे आउटपुट बताओ क्या होगा। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर हुआ है, तो अब क्या आउटपुट आएगा? ज़ीरो। अनडिफाइंड आ गया आउटपुट। कैसे? अच्छा चलो एक और काम करते हैं, अभी हम ना अभी डायरेक्ट जो है ना वो रिजल्ट नहीं निकालते, इसको कर देते हैं हम ज़ीरो की जगह वन, और अब देखते हैं आउटपुट क्या आया। अब आया है वन। समझ आ गया क्यों आया है वन, और पहले अनडिफाइंड क्यों आया था? क्योंकि क्योंकि इस सिनेरियो में, जी, जी, बिल्कुल सबके लिए नहीं होगा ना, तो इसीलिए मैं कि कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो फिर उसको तो देना पड़ेगा ना, जवाब समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है कि पहली वैल्यू क्या है, 1 है, ओके? और पहले जो इससे पिछला वाला केस था वो क्या था, उसमें ये वैल्यू 0 थी। 0 में वो बोलेगा कि यार यहाँ पे वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन अभी मेरे पास मुझे अलाउ है, मेरे पास परमिशन है कि मैं इससे आगे जा सकता हूँ। तो वो यहाँ पे आया, यहाँ पे उसे वैल्यू क्या मिली, अनडिफाइंड। तो इस वजह से उसने यहाँ से फॉल्सी बिहेवियर जो उसको लास्ट मिला उसने वो रिटर्न कर दिया। लेकिन जब इस सिनेरियो में आया तो उसने बोला भाई पहला वाला तो ट्रू है, अब आगे चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है, आगे वैल्यू को जो भी करें देखें ना देखें, लेकिन वो रिजल्ट क्या देगा, पहला वाला। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ रखते हैं वन के आगे हम 10, 10 रखते हैं, और 10 को रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? जी, कैसे वन आएगा, एक्सप्लेन करो। सही है, वन आ गया क्यों? क्योंकि उसको जैसे ही पहला ही उसको ट्रू मिलेगा तो वो क्या करेगा, वहीं से आपकी कंडीशन के अंदर, अगर मैं इसको आपको ऐसे देखूं कि भाई ये कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ दिस कंडीशन, तो लॉग करो हेलो वर्ल्ड, ओके? इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो वो हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गया, क्यों? क्योंकि इसने यहीं से ही ना वो इसको आगे एवोल्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी क्या है कि आपकी और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में क्या होता है, वो बोलता है कोई भी उसे या तो पहला ट्रू मिल जाए या लास्ट ट्रू मिल जाए या बीच में कहीं ट्रू मिल जाए, जैसे ट्रू मिलेगा वो आपकी आपकी जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला? तो हम आगे चलते हैं, एंड आगे जाने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा लास्ट ऑपरेटर है विच इज़ बेसिकली निगेट, निगेशन या नॉट ऑफ ऑपरेटर, ये है। तो इसको डिस्कस करते हैं जी, इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ओके जी, ये लाइन हम मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक कंडीशन लिखता हूँ, एंड दैट कंडीशन इज़ इफ़ एक्स, मतलब एक्स को मैं चेक कर रहा हूँ, इफ़ एक्स का मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन का मतलब होगा अगर एक्स मौजूद है, और मौजूद होने के साथ साथ बिहेवियर क्या है, ट्रू है, तो आप क्या करो भाई यहाँ पे आके इसको लॉक कर दो, एक्स इज़ ट्रू। तो इस सिनेरियो में आउटपुट क्या आएगा, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा एक्स इज ट्रू। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन से पहले यहाँ पे नॉट लगा दूँ, तो अब क्या होगा, वो कहेगा कि नॉट के साथ पूरी कंडीशन को जब एवोल्यूट करो ना तो रिजल्टेंट फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो ट्रू नहीं आएगा, इसलिए वो वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ज़ीरो। जैसे ही हम यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो एक्स इज ट्रू हो गया। क्यों एक्स इज ट्रू कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आया, उसने बोला वैल्यू फॉल्स है, फॉल्सी है। उसने बोला भाई इससे पहले निगेट ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब रिवर्स कर दो, वैल्यू को उल्टा कर दो, उसका नॉट कर दो, ट्रुथी है तो फॉल्सी कर दो, फॉल्सी है तो ट्रुथी कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। ओके, क्लियर हो गया ये वाला? आगे चलें। ओके जी, अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स कैसे वर्क करते हैं। लूप्स और लिस्ट हमने देखनी होगी। लूप्स और लिस्ट के लिए हम एक अलग फाइल बना लेते हैं भाई।
लूप्स डॉट जेएस, बल्कि लूप से पहले हमें देखनी होगी लिस्ट। अच्छा, लिस्ट के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशन जो है हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि हम एक ही स्क्रिप्ट जो है इंक्लूड कराएं, हम एक के साथ 10 20 30 40 50 जितनी दिल करें अपनी जो है वो लिस्ट, वो अपनी स्क्रिप्ट जो है आप लोग इंक्लूड करा सकते हैं। लिस्ट, लिस्ट को कोई मुझे एक्सप्लेन करो कि लिस्ट क्या होती है। जी, लिस्ट को कोई आइडिया है किसी का कि लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि जी आपके जो है ना बंच ऑफ वेरिएबल्स को आप क्या करते हो कि एक ही जगह, अभी आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल x इक्वल टू 1, इसके अंदर एक वैल्यू है, आप यहाँ पे कर दो x इक्वल टू कोई भी एक बहुत बड़ा जुमला भी लिख दो, अम, कुछ भी लिख दो यहाँ पे यार आप। तो ये क्या होगा, ये भी एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। लेकिन अगर आपको क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, तो क्या करोगे, मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल बनाओगे। सही है भाई। लेकिन आपका सिनेरियो ये है कि आपके पास 50 वैल्यूज़ हैं, तो क्या 50 वेरिएबल्स बनाओगे? अब 50 वेरिएबल्स बनाओगे तो वो एक क्या होगी कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, उन 50 वेरिएबल को एक ऐसे कंटेनर में बंद कर देते हैं, और उस कंटेनर को हम कहते हैं लिस्ट, और उस लिस्ट को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल वेरिएबल एल आई इज इक्वल टू, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज़ हैं। अब क्या होगा कि मैं इसको अगर यहाँ से लॉग करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एल आई का अगर मैं आउटपुट निकालना चाहूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ से करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गई। लिस्ट की लेंथ पता चल गई, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट, इसको खोल लेते हैं। लिस्ट भी कह सकते हैं, एरे भी कह सकते हैं। यार कोई मुझे बता सकता है एरे और लिस्ट का डिफरेंस क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होता है या लिस्ट होती है? एरे और लिस्ट का डिफरेंस किसी को मालूम है? तो एरे और, अच्छा सही है, जावास्क्रिप्ट में एरे होती है। और लिस्ट क्या चीज़ होती है? लिस्ट और एरे में क्या फ़र्क होता है? ओके, मल्टीपल वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल। तो मैंने इसको लिस्ट बोला, तो मैंने भी तो यहाँ पे यही काम किया है। हम्म, ये तो मतलब कोई लॉजिकल बात, सेंटेंस नहीं बना ना स्टेटमेंट के, इसको हमने जावास्क्रिप्ट में रख दिया। कोई वजह है कि हम एरे क्या होता है और लिस्ट क्या होती है, कोई एक लॉजिकल आंसर कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और जावास्क्रिप्ट में एरे क्यों होता है, लिस्ट क्यों नहीं होती? ऑब्जेक्ट पार्ट की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है आई थिंक, क्योंकि मैं उसकी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना भूल गया था। सो मैं आप लोगों को फिर भी मैं इसको किसी तरह इसमें ऐड करा दूंगा। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। अब हम इंडेक्सिंग की और ये कुछ जो फंक्शंस हैं इनकी बात बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं लूप क्या करना चाहते हैं, पहले आप लोग क्या प्रेफर करोगे, पहले लूप कर लें या कुछ ये जो छोटे मोटे यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं ये फंक्शन देख लें? फंक्शंस पहले, बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं कि पहले फंक्शंस देख लें? जी, कोई मैसेज है? क्या करना चाहिए, बाकी सब क्या कहते हो कि पहले क्या करें, हम फंक्शंस देखें या पहले हम, ओके, पहले फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास अ, हमारे पास जो है ना कुछ होते हैं मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपने एक एरे बनाया है, ये लिस्ट बनाई है या ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके ऊपर क्या होता है मेरे भाई, ये जो है ना इस ये एक क्लास होती है पीछे, बिहाइंड द सीन एक क्लास बनी होती है। तो और क्लासेस के अंदर क्या होते हैं आपको पता होगा, आपके मेथड्स होते हैं और उनकी वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब क्या है, जो मैं यहाँ पे लेंथ यूज़ कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं इस ओबीजे के आगे लिखता हूँ डॉट लेंथ, तो क्या ये चलेगा ओबीजे डॉट लेंथ? आके देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या आया, मेरे पास अनडिफाइंड आया। अच्छा,
ये क्यों अनडिफाइंड आया, क्या कोई बता सकता है? कह सकते हैं, काइंड ऑफ ये भी आंसर सही है। लेकिन क्या है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो है ना, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास जो है मौजूद ऑब्जेक्ट की क्लास में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को ना, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, एंट्रीज नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के नाम में मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ अपने ओबीजे को। तो अब ज़रा देखो मेरे पास क्या आता है। पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको जैसे ही मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ देखो क्या आया। उसने जितनी भी जो कीज़ थी ना, उसने सारी कीज़ को रिमूव करके उनकी जो वैल्यूज़ थी उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ मालूम करूँ तो क्या कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं इसकी लिस्ट मालूम करूँ तो मेरे पास आ गई 4, 0 सॉरी 1 2 3 4, 4 आ गई वैल्यूज़। क्लियर हो गया? तो ये भी हम यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा हम फंक्शंस और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने और कौन-कौन से दिए हुए हैं? पुश पॉप। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ से बंद करते हैं और वापस ऊपर आते हैं अपने लिस्ट की तरफ। लिस्ट के अंदर हमारे पास जो कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें मेजर हमारे पास जो फंक्शन है, जो सबसे पहले हम देखेंगे, वो होता है हमारा पुश का फंक्शन। पुश, क्या कोई बता सकता है, किसी को समझ आ रहा है ये पुश फंक्शन क्या होता है? लिस्ट में का ओके, बिल्कुल सही। लेकिन कैसे इंसर्ट करेंगे और कहाँ इंसर्ट करेंगे, और रिटर्न में कुछ मिलेगा, क्या होगा? कुछ थोड़ा डिटेल आंसर हो तो। अच्छा, ये करेंगे तो चलो जी, मुझे लिखवाओ ज़रा सिंटेक्स। चलो, एल आई डॉट पुश, आगे आगे क्या करूँ? इंडेक्स लिख दूँ? ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास एन। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये पुश हो जाएगा इस एरे के अंदर। आखिरी में जाके पुश हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये आखिरी में आ गया। अच्छा, सही जी, समझ आई ये वाली बात? अच्छा, पुश के बाद हम एक और मेथड होता है। अच्छा, पुश का अगर आप मैं पुश के ऊपर आपको होवर करके दिखाऊँ, तो ये क्या है कि देखो, मेथड्स है अपेंडिंग अ न्यू एलिमेंट टू एन एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अ न्यू लेंथ ऑफ एरे। अगर इसकी जो रिटर्न टाइप है, कल हमने डिस्कस किया था, हर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होती है, एंड पुश इज़ अ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे पुश को एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स इक्वल टू ले जो भी ये यहाँ पे था, ये हो गया। ओके, अब यहाँ आता हूँ, एल आई डॉट लेंथ करते हैं पहले, और बाद में भी एल आई डॉट लेंथ करते हैं। नहीं, बाद में हम एल आई डॉट लेंथ नहीं करते, बाद में हम जस्ट एक्स की वैल्यू देते हैं। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो देखो पहले आया 12, फिर पहले आया 11, फिर आया 12। 12 क्या था, विच इज़ एक्स। और एक्स में क्या मिलता है, एक्स इज़ अ फंक्शन जो कि लिस्ट का फंक्शन है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वो रिटर्न में आपको ऑब्जेक्ट की न्यू लेंथ रिटर्न करेगा। और न्यू लेंथ क्या हो गई, क्योंकि आपने उसके अंदर एक एलिमेंट पुश कर दिया। तो पहले क्या थी 11, 11 से +1 होके क्या हो गई, +1 हुआ तो क्या हो गई भाई, 12 हो गई। सही है। पुश के बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, विच इज़ बेसिकली अ पॉप ऑपरेटर। इसको बंद करते हैं। यहाँ आते हैं, बल्कि बंद करने, चलो सही है, बंद कर ही देते हैं। यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल y इज इक्वल टू एल आई। पॉप का कोई सिंटेक्स बता सकता है मुझे? जी, पॉप को रिमूव करना, लेकिन सिंटेक्स भी तो बताओ कैसे करेंगे। और कोई वे जैसे हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया था, ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे, या इसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है कोई? देखो, जैसे ही मैंने पॉप लिखा, नहीं, देखो, जी, जी, बोलो, बोलो। जी, जी, बोलो। दोनों में डिसाइड कर लो किसने पहले बोलना है। देखो, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पॉप का मेथड के ऊपर जैसे ही मैं करूँगा, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट। इफ द एरे इज एम्प्टी,
अनडिफाइंड इज रिटर्न एंड एरे इज नॉट मॉडिफाइड। और यहाँ जो ये बुलियन लिखा हुआ है पॉप का मेथड, इसके ऊपर देखो यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। एक मिनट, अभी नहीं समझ आएगा, पहले मैं इस वाले को ओपन करता हूँ दोबारा से, और ये वाले को पुश को मैं खोलूँ, तो देखो पुश के आगे उसने बोला हुआ है आइटम्स, उसके फंक्शन के अंदर उसने वैल्यूज़ पास की हुई हैं, लेकिन पॉप में कोई वैल्यूज़ नहीं पास की, विच मीन्स पॉप क्या करेगा कि अपने आप जो लास्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर देगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं लॉक करता हूँ, लॉक करूँगा पहले y, और y के बाद जो मैं लॉक करूँगा विच विल बी li, तो मैं li को लॉक करूँ तो y में क्या रिटर्न होगी, जो वैल्यू पॉप हो रही है, पॉप क्या होगी, ये लास्ट वैल्यू, ये पॉप होगी, बल्कि ये नहीं ना, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो अब क्या होगी लास्ट वैल्यू पॉप, लास्ट वैल्यू जो थी वो हमारी ये थी क्लास 10, ये पॉप हुई, तो ये वैल्यू पॉप हुई, और यहाँ पे उसने पॉप के रिजल्ट में वो दिया, और उससे आगे जो है उसने मुझे लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी। क्लियर हुआ ये वाला? अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन था वो बोलो। हम्म। देखो हर चीज़ को, देखो हर चीज़ को आप कोई भी फंक्शन, कल की क्लास याद है कि हमने लास्ट में जब फंक्शन बनाए थे, तो मैं फंक्शन की कॉल को किसी वेरिएबल के बराबर कर देता था, डिक्लेयर कर देता था। रिमेंबर कि मैं उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जी, तो मैं उसकी कॉल को जो है किसी वेरिएबल के बराबर कर देता था। तो इसी तरह हम फंक्शन की कॉल को किसी वेरिएबल के बराबर भी रख सकते हैं। फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू, रिटर्न वैल्यू होगी, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सिंपल। इसको ना हम इसको ना हम फंक्शन बोलेंगे ना प्रॉपर्टी बोलेंगे, इसे हम मेथड्स बोलते हैं, एरे के मेथड। अगर आप मेथड बोलेंगे, लेकिन आप इसे फंक्शन भी कह सकते हो, लेकिन जो इसका असल नेम है वो बेसिकली मेथड्स होता है। जैसे मैं इसके ऊपर पुश, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो इसने देखो क्या दिया, मेथड, इसने इसका नाम क्या बताया, मेथड। यहाँ आते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, एल पे जाते हैं। एल क्या है, प्रॉपर्टी। क्यों, जो चीज़ जिसको आप फंक्शन की तरह लिखते हो वो क्लास का मेथड होता है, और जिसको आप विदाउट फंक्शन की तरह लिखते हो वो उस क्लास की प्रॉपर्टी होती है। सही हो गया, समझ आई ये चीज़? और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, वो देखेंगे, वो इस स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करेंगे। अगर स्पेसिफिक इंडेक्स आप पॉप जो करते हो ना, जो आपको, आप जिससे इसको रिलेट करना चाह रहे हो, कोरिलेट, वो बेसिकली पाइथन से करना चाह रहे हो। पाइथन में जब हम इसे रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो एरे नंबर भी दे देते हैं, कि हम उसकी पोजीशन दे देते हैं कि ये पोजीशन जो है वो रिमूव करनी है सर, तो वो क्या करता है, उसी जगह से भी उसे रिमूव कर देता है। अगर आप कोई वैल्यू ना दो तो वो क्या करता है, लास्ट वाले को रिमूव करता है। सही। ओके, ये जस्ट 2 मिनट मुझे देना। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी। ओके, आवाज़ आ रही है ना मेरी? आगे चलते हैं। हमने दो मेथड देख लिए थे, पुश और पॉप। अच्छा जी, पुश और पॉप के बाद हमारे पास दो और मेथड हैं जो इनके रिवर्स हैं। ये दोनों जो क्या कर रहे थे, वो एंड में काम कर रहे थे। एक और मेथड हमारे पास होते हैं, दो मेथड, शिफ्ट और अनशिफ्ट। वो क्या करते हैं, वो शुरू में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको मैं दोनों को कमेंट करता हूँ, लिस्ट एज इट इज़ मेरे पास जैसी पहले थी वैसी ही रखी। ओके। अब यहाँ आते हैं भाई, वेरिएबल, नहीं वेरिएबल नहीं, जब पहले हम क्या करते हैं, एल आई डॉट शिफ्ट। एल आई डॉट शिफ्ट, जैसे ही मैंने एल आई डॉट शिफ्ट लिखा, तो क्या होगा जी, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ। शिफ्ट इज़ अ मेथड जो क्या करता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, कोई वैल्यू नहीं लेता। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न इट इफ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड इज रिटर्न विच इज़ अ डिफॉल्ट केस। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल एक्स इक्वल टू दिस, और आगे आके हम लॉक करा देते हैं एल आई, और एल आई के साथ साथ हम एक्स को भी लॉक करा सकते हैं। ये करते हैं, तो देखो यहाँ आ जाओ। ये जो मेरी लिस्ट है, इसमें देखो पहला एलिमेंट जो है वो अब ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, पहला एलिमेंट रिमूव कर दिया। अच्छा, जब रिमूव हो जाता है तो उसके बाद री इंडेक्सिंग होती है, कि आपके जो है ना इंडेक्स री एवेल्यूट हो जाते हैं। जैसे अगर वन जो था वो ज़ीरो पे था, तो अब ज़ीरो
ऐसा नहीं होगा कि आपकी अब लिस्ट जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, नहीं, अब लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी, तो क्या होंगी जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी वो बैकवर्ड स्विच हो जाएंगी। सही, आगे चलते हैं। ये था हमारा शिफ्ट। अब हम देखते हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट की वैल्यू को अगर हम देखना चाहें तो पहले शिफ्ट करता हूँ, नीचे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल फाई एल आई डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया, एल आई डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट की अगर हम देखें तो अनशिफ्ट को क्या है, अंदर उसमें आइटम्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1। और अब मैं नीचे आता हूँ, मेरी जो लिस्ट है इसी को मैं नीचे कंसोल कर लेता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को तो देखो, पहले सिनेरियो में क्या हुआ कि मेरी वैल्यू जो थी वो पॉप हुई पहली वाली, लेकिन अगले में मैंने क्या किया, एक अनशिफ्ट, मतलब वहाँ पे पहली पोजीशन के ऊपर एक वैल्यू रख दी। क्लियर हुई ये वाली चीज़ें आपको? क्लियर है सबको ये चीज़ें? एग्जैक्टली, एक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, और वो वैल्यू क्या होगी, वो आपकी वैल्यू कहाँ यूज़ होती है, वो वैल्यू पहली पोजीशन के ऊपर यूज़ होती है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ ना, आप लोगों ने तो वैसे किसी ने ये बात नहीं पूछी, लेकिन मैं इसको सवाल बना देता हूँ, विच इज़ कि यहाँ पे आते हैं, पॉप पुश की तरफ से ही चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे क्लास 10, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 45, 45 के आगे मैं लिख दूँ 100, अब क्या होगा भाई, ये हो जाएगा क्या पुश? अगर हम यहाँ पे लॉक करें है लाइक, कि मेरी आवाज़ मुझे क्यों आ रही है भाई? किसी ने माइक खोला है क्या अपना? हेलो, क्लियर है साउंड वगैरह सब? तो ये बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आउटपुट होगा इस जगह पे, ये क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं होगा? क्या, और आउटपुट विल भी, क्या आउटपुट क्या होगा, ट्रू के आगे सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो जी बिल्कुल, ये क्या होगा। अच्छा, फिर मैं इसके ऊपर पुश कर रहा हूँ, तो देखो इसके अंदर जो इसकी आइटम्स की टाइप है वो क्या है, वो आइटम है, आइटम नहीं, सॉरी आइटम्स हैं, विच इज़ के आपके, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम, एन नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, अंदर एक और लिस्ट बना देते हैं। अब क्या पुश होगा, अब क्या आउटपुट होगा, अब क्या अभी भी 13 इंडेक्सेस होंगे या मेरे पास लिस्ट में, या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, या एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा? जी, ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब की बार मेरे पास क्या हुआ कि 11 इंडेक्स जो था वो मेरा क्या हुआ, एक एरे की फॉर्म में बन गया। ओके, क्लियर हो गया। तो यही वाला काम आप जो है वो अनशिफ्ट में भी कर सकते हो। जैसे क्या होगा कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस वैल्यू को कॉपी करो, इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, अनशिफ्ट की तरफ आते हैं, और इन दोनों को यहाँ से, क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा अनशिफ्ट में? देख लेते हैं। अनशिफ्ट भी आइटम्स ले रहा है, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो शुरू में वैल्यूज़ ऐड हो गई। अगर इन्हीं वैल्यूज़ को मैं एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या होगा कि वो शुरू में एक एरे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़? क्लियर है ये चीज़? ओके, सो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इस क्लास की इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हम मेथड्स तो देखेंगे, लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि एचटीएमएल सीएसएस के साथ भी तो हमें चीज़ें देखनी है ना। जस्ट वन मोमेंट, मुझे पहले मेरी बात एक मिनट कंप्लीट करने दो। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, एक छोटी सी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस टू डू एप्लीकेशन में एक आपका समझो कि आपका एक असाइनमेंट टाइप की चीज़ें भी उसमें होंगी, एक प्रोजेक्ट भी मेरी तरफ से छोटा सा आपका होगा, जिसमें आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें यूज़ करोगे। सही है, हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 मिनट्स हैं, तो हम इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। 45 मिनट सपोज कर लो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे वो क्वेश्चन दे दो। मुझे आवाज़ अली आपकी क्लियर नहीं आई भाई। कौन सी यार, लिख दो क्या, अली इज़ बेटर। कौन सी सपोर्ट? हेलो,
ओके, आप लिख के मुझे बताओ, फिर मैं आपका आके ना देख लेता हूँ इतने। बाकी ये बताओ कि सबको जो अभी तक हमने किया वो समझ आ गया? ओके, अरे लिख दिया आपने? ओके। ओके, क्या है क्वेश्चन तो देख लो। माउस पे करके टैब नंबर 1, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन सपोर्टेड है जेएस में? हाँ है, बिल्कुल है ना। देखेंगे इस चीज़ को। सही है, अभी हम चलते हैं अपने एक छोटे से एप्लीकेशन की तरफ, विच इज़ बेसिकली अ टू डू एप्लीकेशन। सो उसमें हम यहाँ आते हैं, एक वो बनाते हैं, टू डूज टू डूज के नाम से एक बनाते हैं। यहाँ रखते हैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक होगी स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। एक होगी भाई हमारे स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ओके जी। और इसको बंद करके यहाँ से बाहर से आके टू डूज की एप्लीकेशन को खोल लेते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। सही है, ताकि बूटस्ट्रैप का भी कुछ रिवीजन हो जाएगा, जिसके जिन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो पूछ लेना। जल्दी से चल के बूटस्ट्रैप निकाल लो। बूटस्ट्रैप, ओह नहीं। ओके जी, ये हो गई हमारी बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, टू डू एप्लीकेशन की अगर हम डिस्कस करें तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह होगी भाई, कि एक आपके पास इनपुट होगी। सही है, उस इनपुट में आप कोई वैल्यू दोगे। ओके, वो और एक बटन होगा। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो उस इनपुट में जो गिवन वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, एक यहाँ पे कुछ लिस्ट बनी हुई आ रही होंगी, उस लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। सही है, ये कुछ उसका प्रोसीजर होगा। कोई सजेशंस हैं किसी की तो बताओ कि कैसे चलेंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई। देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास क्या होगा, वापस से आते हैं। सपोज़ करो ये एक इनपुट बॉक्स है। सही है, आप इस इनपुट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू लिखते हो, आगे बताओ होगा एक बटन, उस बटन पे क्लिक करते हो तो नीचे आ रही होगी लिस्ट, या कोई टेबल होगा, कुछ भी हो सकता है। उस टेबल के अंदर अगर टेबल है तो एक नई रॉ ऐड हो जाएगी, लिस्ट है तो एक नई लिस्ट ऐड हो जाएगी उस टू डू के तौर पे। और उस टू डू के आगे एक्शन होंगे, क्रॉस का और टिक का, के कंप्लीट हो गया और जो है वो डिलीट हो गया। तो ये होगा जी कुछ प्रोसीजर इसका, समझ आई अब? सही जी, स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप हमने यूज़ कर ली है, स्टाइल्स को भी लिंक कर देते हैं अपनी, पर बूटस्ट्रैप तो हमने यूज़ की ही नहीं है, बूटस्ट्रैप की लिंक तो लगा ही नहीं है यहाँ पे। क्या मजाक कर रहे हैं बूटस्ट्रैप वाले भी। ये हटा, ये देते हैं, स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। इधर हम बोल देंगे भाई टू डू एप्लीकेशन, यहाँ के अपनी सी एस एस लगा दो। एक पॉइंट देखना कि अपनी सी एस एस जो है वो हम अब बूटस्ट्रैप की सी एस एस से पहले लगाएं तो बेहतर है या बाद में लगाएं तो बेहतर है। ये आप लोगों ने एक छोटा सा जो है रिसर्च करना है इसके ऊपर कि आखिर कौन सा बेस्ट है। तो जी अपनी सी एस एस में आते हैं, यहाँ पे आके हम बोलेंगे पैडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो। अच्छा जी, फॉर्म
एप्स ऑन हो गया। फॉर्म में ये वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे इसको चेंज करवाओ आप लोग ज़रा इस फॉर्म को। इसके अंदर होगी सिर्फ एक इनपुट, बाकी इनपुट्स नहीं होंगी। फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर एक इनपुट होगी, चेक बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक बटन होगा। इसकी कोई पासवर्ड टाइप नहीं होगी, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट। टेक्स्ट होगी, इसको हम कर देते हैं जी टू डू वैल्यू, टू डू। ओके जी। इसको अगर हम आके यहाँ से रिफ्रेश इसको को लाइव करें, तो अब हम लाइव जा सकते हैं। तो क्योंकि अब हमें आउटपुट इस तरह देखना नहीं है, तो ये मेरा कुछ इस तरह दिख रहा है। अब ज़रा इसको दो चीज़ें मुझे बताओ कि भाई मुझे इस पे दो काम करने हैं इसकी यूआई के, तो फिर आप पता चले कि कितनी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। एक तो इसको जो है ना, ये जो बिल्कुल चिपका हुआ है ये नहीं चाहिए मुझे, और दूसरा ये मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए। कैसे करेंगे भाई? जी भाई, कंटेनर की हाइट देखते हैं। कंटेनर की हाइट तो इतनी सी है। हाँ भाई आगे चलो। आप बताओ, इसको सेंटर वेंटर करना है, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, साइज़ छोटा चाहिए थोड़ा सा, और जो बटन है वो भी सेंटर में चाहिए। चलो होपफुली इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी ना, उसमें मैं क्या करूँगा कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा ना, कोशिश करूँगा, नॉट मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन उसकी छोटी सी फिग्मा की यूआई बना के दे दिया करूँगा आप लोगों को, ताकि डिस्कशन में ना आसानी हो। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? चलो यार, लेट्स डू दिस। यहाँ पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ बोलो बोलो। किसको डी फ्लेक्स किसको देंगे? किसको डी फ्लेक्स देंगे? कंटेनर को एक क्लास होती है H100, मुझे नहीं पता कि अभी सपोर्टेड है या नहीं, लेकिन लेट मी ट्राई कि H100 है। नहीं, H100 अप्लाई नहीं हुई। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं मेन सिटी। या मेन सिटी, मेन कंटेनर, और मेन कंटेनर को यहाँ आके भाई बोलते हैं, हाइट दे देते हैं 100%, बल्कि पहले परसेंट देते हैं। परसेंट देंगे तो देखो क्या फ़र्क पड़ा, परसेंट देंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 100 VH। जैसे ही 100 VH किया, तो अब देखो भाई, कंटेनर जो मेन सिटी है वो क्या हो गया, वो मेरे पूरे सेक्शन में आ गया। ये तो हो गया, कुछ ना कुछ काम बन सकता है। अब समझ आ रही होंगी आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें कि अब क्या होगा। अब हम यहाँ आएंगे, अब हम यहाँ बोलेंगे भाई डिस्प्ले कर दें आप फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर दें सेंटर सबसे पहले। तो जैसे ही ये वाला काम होगा, तो वो देखो वो चला गया बीच में, लेकिन वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस पे हो गया, एक्स एक्सिस पे नहीं हुआ। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, क्यों भूल जाता है बार बार, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, तो हो गया मेरा सेंटर। हाँ भाई, समझ आई चीज़? हाँ जी, क्लियर हो गई कि कैसे सेंटर हुआ? हम्म। मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं बताओ? एम वाई यूज़ करते, तो एम वाई तो सिर्फ 5 तक होती है, वो तो 5 पिक्सल। देखो मार्जिन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो मार्जिन में फिर इतना मार्जिन दोगे कि ऊपर से फिर काउंट करो कि 100 पिक्सल ऊपर से और 100 पिक्सल नीचे। किसी ने दूसरे साइज़ की एप्लीकेशन स्क्रीन में आपकी एप्लीकेशन खोली, तो वहाँ सपोज करो 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा है या 100 पिक्सल बहुत कम है, तो वो तो मसला करेगा ना फिर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको हम एक मतलब जनरल फॉर्म में देते हैं, ताकि वो हर स्क्रीन में हर साइज़ में वो वैल्यू जो है वो ठीक हो जाए। ओके। अब यहाँ आते हैं, फॉर्म को क्लास देते हैं, बल्कि फॉर्म को देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। फॉर्म के ऊपर एक ले लो कंटेनर, कॉल LG8, और इसके अंदर रख दो कॉल। जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा, तो देखो मेरा थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। LG8 इज़ बहुत ज़्यादा है, तो LG8 की जगह हम कर देते हैं LG6। LG6 थोड़ा बेहतर है। बटन पे आते हैं जी, बटन। अगर आप चाहो तो ये जो क्लास मैंने यहाँ पे दी है, ये आप यहाँ फॉर्म को भी दे सकते हो डायरेक्ट।
लेकिन वो क्या होगा कि जब आप फॉर्म को दोगे तो वो फॉर्म जो है, फॉर्म तो खुद एक छोटी सी जगह में है, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर से जो छोटा सा कंटेनर फॉर्म का था, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँ जस्ट वन मोमेंट, तो फॉर्म के पास जो है वो जस्ट इतनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, फॉर्म का इतना हिस्सा आ रहा है, तो वो इसमें से जो है वो और कम करके छः छः कॉलम्स अपने लिए ऑक्यूपाई करेगा, तो इसलिए मैंने ऊपर एक डिव लेके उससे दिया। ठीक जी। आगे चलते हैं, बटन को सेंटर करना है, कोई बताओ बटन को कैसे सेंटर करें। और इसका थोड़ा-सा यूआई चेंज करते हैं, जैसे ये इसके बॉर्डर जो हैं वो विज़िबल नहीं है, या बॉर्डर से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं मेन सिटी जो है ना, इसको हम देते हैं बीजी सेकेंडरी। बीजी सेकेंडरी हमने इसको जैसे ही दिया, इसको तो मसला हो गया क्योंकि हमें बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि बीजी सेकेंडरी तो पे तो कंटेनर लगी हुई है क्लास। ठीक है भाई, ये हो गया। अब और ये जो टू डू है इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं, जो ये लेबल है इसे कह देते हैं बोल्डर। ये मेरा थोड़ा-सा बोल्ड हो गया, और बोल्ड के साथ-साथ इसे हम क्लास दे देते हैं H1, तो ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। अब मुझे ये जो बटन है इसको सेंटर करना है, कोई बता सकता है इसको सेंटर कैसे करेंगे? और इसको 6 की जगह मैं और छोटा कर रहा हूँ यार, 5 कर रहा हूँ, 6 भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बटन को सेंटर करने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, कौन बताएगा? यार अब तो सेंटर करवा दिया करो, अब तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। बटन पे थोड़ी-सी मार्जिन और पैडिंग लगेगी, मुझे तो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में चाहिए ना यार। बटन पे टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे दें। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर तो बटन के टेक्स्ट को सेंटर करेगा ना। देखो बटन को सेंटर में करने के लिए पहले बटन को पूरा 100% ऑक्यूपाई भी तो करना चाहिए ना। बटन तो पूरा 100% ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो वो कैसे आएगा सेंटर में? या तो हम एक काम करते हैं कि एक डिव लेते हैं, एक डिव लेते हैं। क्या कह रहे हो, वापस बोलो। विड्थ बढ़ा दें, चलो विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ कर दे W100, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। वो देखो बटन ही कैसा हो गया, देखो बटन ही पूरा। वैसे ये भी सही लग रहा है, बटन इतना बड़ा भी सही लग रहा है बटन। ये यूआई सही है, ऐसे लेके चलें या बटन को सेंटर में ही छोटा करें? क्या कहते हो आप लोग? ओके, कॉल LG6 बटन को दे दूं? ऐसे नहीं, अच्छा वो क्या बोला, पहले वाला लिखा रहने दूं, ये वाला लिखा रहने दूं? ओके, आप बोलो आगे, बताओ। W100 दे दी, अब क्या करूं, बटन सेंटर में चाहिए ना यार। तो बटन को क्या करते हैं, इधर लेते हैं कॉल LG6, और कॉल LG6 के साथ साथ दे देते हैं M ऑटो, और इसे इसमें कर देते हैं। क्या ये हो जाएगा इसमें या नहीं? तो ये इसमें हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 दिया है। तो मुझे इसको दे दूँ, जैसे बिल्कुल छोटा कर दूँ 2, तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ये वाला डिज़ाइन हमने कर दिया, लेकिन मुझे ना ये ज़रा पसंद नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना टेक्स्ट सेंटर के बजाय हम यहाँ डायरेक्ट देते हैं W100, क्योंकि यूआई बहुत कम है ना हमारे पास, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे दे देते हैं। सही है, सही है, ये वाली सही हो गई। ये इससे बना लेते हैं, सेंटर करना भी देख लिया हमने, लेकिन यूज़ ये वाली कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने बनाई है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं, लॉग करते हैं console डॉट लॉग। दिस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इज रनिंग। अगर मैं यहाँ आके अपना नेटवर्क टैब खोलूँ तो क्या स्क्रिप्ट रन हो जाएगी? मुझे आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने अपनी स्क्रिप्ट जो थी वो लिंक ही नहीं कराई। तो आ जाओ भाई,
सोर्स के साथ हम लिंक करा देते हैं। ओ नॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सोर्स के साथ ये फाइल हम यहाँ पे लिंक करा देते हैं, तो मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई। ओके, क्लियर हुई ये वाली बात? स्क्रिप्ट भी आ गई। अब हमें क्या करना है कि जैसे इस इनपुट में मैं कोई वैल्यू डालूँ, जैसे गो टू जिम, और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या हो कि भाई यहाँ पे जो है ना वो वैल्यू मुझे मिले इसके यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरा जो फॉर्म है इस पे आएंगे। इस पे हम क्या कर, बल्कि फॉर्म पे नहीं आते ना, हम यहाँ आते हैं, इसको एक आईडी देते हैं, क्लास देते हैं, और ये हम बोल देते हैं आईडी देंगे टू डू फॉर्म। ठीक है भाई। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट में आते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट को ग्रैब करना है तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट से उसको टारगेट करते हो। याद है हम लोग शुरू क्लासेस में डिस्कस करते थे डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो वो होता है डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट करो एक एलिमेंट जिसकी आईडी हो, कौन सी, जिसकी आईडी हो ये वाली टू डू फॉर्म, और इसको कर दो मेरे भाई कंसोल लॉग। इसको जब आप कंसोल लॉग करोगे और यहाँ आओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू फॉर्म, मैंने टू डू फॉर्म ही दिया, ओ सॉरी, यहाँ क्लास दे दी, यहाँ देनी है आईडी। तो देखो उसने क्या किया, जो मेरा टू डू फॉर्म था वो पूरा यहाँ से उसने उठा लिया। ओके, तो क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस टू डू फॉर्म के ऊपर मुझे एक सबमिट फंक्शन बाइंड करना है। तो जस्ट क्या करेंगे, विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी दफा करो से, वेरिएबल फॉर्म एक वैल्यू बनाएंगे और उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। ओके, अब मैं बोलूँगा फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर का क्या नाम है, सबमिट, और सबमिट के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दूंगा फंक्शन, फंक्शन का आप कोई नाम नहीं होगा, इसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक होगा इवेंट, और जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा, अब देखो अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ देखो ज़रा, मैं ये एक मिनट ये क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ और स्क्रीन के ऊपर ज़रा फोकस करना। सही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो मेरी एप्लीकेशन रीलोड हो रही है, मुझे इसको रीलोड से बचाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बोल दूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं यहाँ करूँगा, और उसके नीचे एक, बल्कि नहीं, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इस फंक्शन के अंदर एक लॉग स्टेटमेंट देता हूँ, दिस इज़ फॉर्म। ओके, और अब अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँ, सॉरी कंसोल खोल के फिर मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं देखो दिस इज़ फॉर्म आया, लेकिन वो जैसे ही पेज रिफ्रेश हो गया तो वो क्या हुआ कि वो कंसोल जो है उड़ गया। मुझे उस कंसोल को प्रिवेंट करना है, तो क्या होगा भाई, यहाँ लिख दूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आप इसको कुछ भी इवेंट की जगह ई बोल दो। जैसे मैं इसको पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसकी जो है चेंजिंग करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ से सबमिट किया, तो देखो मेरे पास दिस इज़ फॉर्म जो है वो आए जा रहा है और एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रही है। अच्छा, इस इवेंट को आप जो है कुछ भी बोल सकते हो, इवेंट की जगह आप इसे बोल दो एक्स वाई जी, कोई ऐसा नेम दे दो, लेकिन नाम जो है जो यहाँ पे रखोगे वही लाइन नंबर 5 में जहाँ यूज़ किया है वहाँ भी वो नाम सेम होगा। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा जी, इस फंक्शन को बाइंड करने के और भी तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे जो मैंने अभी बताया ना ये सबसे अच्छा मेथड है। और दूसरे तरीक़ेकार क्या है कि आप यहाँ आओ, फॉर्म पे जाओ, यहाँ बोलो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट का एक फंक्शन लिखो और उसे आप बोल दो एफ एन सबमिट, और उसे यहाँ पे कॉल कर दो और यहाँ से दिस करके आर्ग्यूमेंट पास कर दो। दिस मीन्स ये दिस रेफ़र करेगा इस पूरे फॉर्म को। यहाँ आ जाओ, फंक्शन जो भी फंक्शन था इसके अंदर ऐसे ही इवेंट ले लो, यहाँ आ जाओ, लॉक करो एफ एन इज़ रनिंग, इसको इवेंट्स को इसमें कर दो, यहाँ आ जाओ, वापस से रिफ्रेश इसको सबमिट करो, तो देखो एफ एन इज़ रनिंग आया, लेकिन वो रिफ्रेश हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से इवेंट को लेता हूँ, इवेंट डॉट इवेंट डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सही है, अब इसको आते हैं, और अब अगर हम यहाँ से सबमिट करें तो देखो, ओ अनकॉट एरर किस बात के लिए दे रहा है, अनकॉट एरर, इट जस्ट वन मोमेंट, कोई एरर है शायद स्क्रिप्ट में।
event dot prevent default, ओके, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट की वैल्यू, ओके, यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कि यहाँ पे मेरा ये अभी भी हो गया। स्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर कैसे आ गया, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ऑन सबमिट, जस्ट वन मोमेंट यार, ये कोई एरर है, मैं इसको देख लूँ। इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई वैल्यू बोलते हैं, दिस इज, तो यहाँ पे टू डू एफ क्यों था, एफ तो मैंने हटा दिया था। रिफ्रेश, कोई भी यहाँ वैल्यू देते हैं और इसको करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया दिस इज़ फॉर्म, और उसने आगे क्या किया, उस इनपुट को उठा के मुझे दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे, अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ बेसिकली, फंक्शन नहीं, यहाँ पे एक होता है वैल्यू का एट्रीब्यूट, VALUE, वैल्यू की एक एट्रीब्यूट होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कोई भी वैल्यू दूंगा तो देखो जो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ वो वैल्यू यहाँ से उठा देता है। वैल्यू इज़ अ प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के ज़रिए क्या होगा, यहाँ से मैं जो भी इसमें वैल्यू दूंगा वो वैल्यू उठा लेगा। कैसे? इस एलिमेंट को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी इस एलिमेंट को देखो ये कैसा है, और अब यहाँ आ जाओ, मैं इसमें इसको कुछ लिखता हूँ, ओके। और अब मैं अगर सॉरी एलिमेंट में नहीं, कंसोल में, और यहाँ पे मैं आके इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ देखो जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू आ गई। अच्छा, दिस इज फॉर्म से कंफ्यूज ना होना, ये वैल्यू मैंने यहाँ से ऐसे ली हुई है, ओके। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? क्लियर हुई भाई यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली टू डूज के नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इनिशियली आपका क्या होगा भाई, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर लो, सही है। अब जैसे ही कोई टू डू आएगा, जैसे ही कोई टू डू आएगा, बल्कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं, आप यहाँ पे कर दो एक लिस्ट। जैसे ही कोई आपके पास टू डू आता है, नया टू डू आता है, आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को यहाँ से उठाओगे और आपके जो टू डूज हैं, टू डूज डॉट पुश, पुश कर दोगे उस वैल्यू को। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाना भूल गया, टू डूज डॉट पुश। और अब नीचे आके लॉक करो वैल्यू को, लॉक करो भाई टू डूज को। अब यहाँ आते हैं, स्कूटी पकड़ को हटा दो, इसको रिज्यूम करो, यहाँ आओ, यहाँ लिखते हैं गो टू जिम, नॉट पॉसिबल, नहीं जा सकते, ठीक है। ये आ गई पहली वैल्यू। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने टू डूज की वैल्यू कराई है, टू डूज डॉट पुश, ओके। अगला वाला देखते हैं, ये यहाँ से ये मेरे पास आउटपुट आया, इसको रिफ्रेश करो दोबारा, ये कर दो। उसके बाद अगली वैल्यू कोई और लिखो, तो देखो अगली दफ़ा जो है उसमें और एक दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास इज़ अबाउट टू एंड, तो यहाँ करूँगा तो इसमें देखो तीसरा भी आ गया। लेकिन इसके क्योंकि ये किसी मेमोरी से कनेक्ट नहीं है, तो ये जस्ट क्या है, टेम्पररी है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये सब चले जाएंगे। अब अगला काम क्या होगा भैया, वो काम हमारा होगा कि हमें यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे मेन के अंदर, यूएल, यूएल के अंदर हम बनाएंगे एलाइज। एल में जैसे हम बोल दें गो टू जिम, और फिर उसके बाद प्रेयर्स, ये इस तरह करके अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ओके, इसको मुझे उसमें रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको कंटेनर को फ्लेक्स दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब क्या करें, फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, ओके। तो अब ये नीचे आ गए, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, वो जब मैं क्लिक करूँ तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाए। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? जी, यहाँ आते हैं, ये थी नहीं, ये नहीं थी, यहाँ आते हैं, इसमें कोई वैल्यू लिखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, क्या करें, कुछ बताओ। चलो यहाँ देखते हैं टू डू आइटम्स की कोई वो आई है, लॉक करके देखते हैं। टू डू आइटम्स में क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो टू डू आइटम में तो मेरे पास वैल्यू आ गई। फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर वन नॉट ऑफ अ टाइप ऑफ नोड,
क्या करें भाई? यहाँ एक और हमारे पास मेथड होता है, इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल होता है। अच्छा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड्स दिखा रहा हूँ, इनसे सबसे हो सकता है ये, लेकिन यूज़ करने का तरीक़ाकार सबका जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इनर एच टी एम एल से अगर हम करें तो इनर एच टी एम एल क्या करेगा कि उसकी इनर एच टी एम एल को इस एच टी एम एल से रिप्लेस कर देगा। यहाँ आके हाई करते हैं तो देखो यहाँ पे ये, लेकिन गो के वैल्यू सही नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया। यहाँ हाई की जगह मैं इसको हेलो कर देता हूँ, तो भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे आके हम एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं। तो अब की बार हम जो भी एच टी एम एल ऐड करते जाएंगे तो देखो नई एच टी एम एल ऐड हो रही है। जैसे ही मैं यहाँ कोई वैल्यू रखता हूँ तो न्यू एच टी एम एल ऐड हो रही है, मतलब हर दफ़ा नई एच टी एम एल आ रही है। लेकिन यार मसला क्या है कि उसके अंदर जो वैल्यू है ना भाई, वो एच टी एम एल वो हमारी वो वैल्यू नहीं आ रही, मतलब जो हमें यहाँ पे चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू नहीं आ रही। अब क्या करें? वो वैल्यू लेकर आनी है, वो वैल्यू कैसे लेकर आए, बताओ। देखो यहाँ पे जो टू डू आइटम्स थे, ये मैंने क्या किया है, मैंने तो यहाँ टारगेट ही गलत किया है ना, इसलिए यहाँ इसको कर दो जस्ट टू डू वैल्यू, और अब यहाँ पे कुछ लिखो तो आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिख दो ये, तो ये आ गया। अब एक और काम करते हैं कि जैसे ही हम इसे कर लें, फॉर एग्जांपल हमारी टू डू वैल्यू कहाँ पे है, ये है हमारा टू डू। जैसे ही आप एक टू डू लिख लेते हो तो उसके बाद उसे क्या करो, उसकी वैल्यू को डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये कर दो, ताकि वो खाली हो जाए ना। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हो तो देखो उसकी वैल्यू अब एम्प्टी हो गई, ताकि आपको दूसरा वैल्यू लिखना पड़े। क्लियर हुई ये वाली बात? समझ आई है एप्लीकेशन कैसे बनी? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे टू डू का वेरिएबल लिया है ना, ये वो वाली लॉजिक थी जो फ़ारूक बता रहा था ना कि हम मैप को यूज़ करेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं मैप को यूज़ करके। लेकिन मैप को यूज़ करके क्या होगा कि हम यहाँ से इसको एक वेरिए हम क्या करेंगे कि जब हम मैप को यूज़ करेंगे ना तो हमें सारी लिस्टों को बार-बार दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी वो क्या होगा, वो एक थोड़ा हमारा जो है कॉस्टली प्रोसेस होगा। तो उसकी जगह हमने क्या किया कि हर दफ़ा एक नई लिस्ट जो है वो उसके अंदर अपेंड करते जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आओ तो मैं आपको अगर इसकी यूआई दिखाऊँ तो कैसी बनती है भाई। अच्छा देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे बटन क्लिक करता हूँ तो एम्प्टी लिस्ट बने जा रही है, इसको भी रोकना है। इसको रोकने के लिए, रोकने से पहले एक चीज़ देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ यूएल है, यूएल के अंदर एल आई बनी जा रही है। अच्छा जी, अब हम इस पूरे को ना एक कंडीशन में रैप कर देते हैं, इस पूरे फंक्शन को। और वो कंडीशन क्या होगी भाई, टू डू डॉट वैल्यू। तो ये इनर एच टी एम एल आपकी हो रही है ना, इनर एच टी एम एल से नीचे का जो सारा काम है वो आप क्या करोगे कि अगर आपकी टू डू डॉट वैल्यू हो, मीन्स टू डू डॉट वैल्यू ट्रू हो, ट्रुथी हो, तो आपका ये काम हो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ के क्लिक करता हूँ तो देखो अब नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ के कोई वैल्यू लिखूँगा तो ये काम हो गया। इस काम को हम एक और तरह से कर सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी को याद हो, वैसे किसी ने बोला नहीं, विच मीन्स कि शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ मैं रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट डालूंगा, तो अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये मुझे कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं इस फील्ड में कुछ भरूँगा तो वो मुझे कहेगा कि इसको वैल्यू को ऐड कर देगा, फिर दोबारा एम्प्टी हो गई, फिर दोबारा उसमें कोई वैल्यू डालूंगा, तो ये इस तरह चलता रहेगा। समझ आई? क्लियर हो गई ये चीज़ें आप लोगों को? हम्म। तो डॉम पढ़ तो रहे हैं, ये डॉम, ये सब डॉम। यार ये आप जब माइक खोलते हो तो आपकी बात मुझे वापस आती है। या तो आपने कोई हेडफ़ोन नहीं यूज़ किया हुआ, क्या कर रहे हो आप? किस तरह यूज़ कर रहे हो? तो ये मैं आहिस्ता-आहिस्ता देखो, इसीलिए जो है ना ये छोटे-छोटे अब डॉम के मेथड्स जो हैं वो तो बेशुमार मेथड्स हैं। अब उसको अगर हम क प एक साथ सारे डॉम के मेथड एग्ज़ीक्यूट करने जाएँगे तो वो तो बहुत टाइम लग जाए। तो इसीलिए मैं छोटी-छोटी एप्लीकेशंस आप लोगों को बनवाऊँगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम साथ-साथ जो है वो काम करेंगे। मतलब कुछ मेथड्स को देखेंगे, जनरल मेथड्स को, और उसके बाद हम डॉम के मेथड्स को भी कवर करेंगे। तो जैसे ये इनर एचटीएमएल का मेथड हो, इनर एचटीएमएल हो गया, या अपेंड चाइल्ड जो है वो दूसरा था, वो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा अपेंड चाइल्ड कैसे यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमने एल आई लिखी है, ये हम खुद जावास्क्रिप्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे ही आप लोगों को ये मेथड्स बताता जाऊँगा। सही है?
बाकी इसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, ये एक मेथड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब हमने पहले डिस्कशन की थी तो मैं वहाँ बताता था आपको कि ये डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, आईडी से गेट करते हैं, इस तरह करते हैं, और आज मैंने आपको उसको जो है परफॉर्म करके दिखाया है। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? देखो जावास्क्रिप्ट में अब आप लोगों को, अगर आप यही सोचोगे कि जैसे आप लोग सीएसएस और एचटीएमएल पढ़ रहे थे, कि आप लोगों ने कोई, किसी ने भी मतलब चंद एक दो लोगों के अलावा किसी ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए, तो फिर मेरे से शिकायत नहीं करना कि भाई ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जावास्क्रिप्ट। जितनी जो जो चीज़ें मैंने कराई हैं इसकी सबकी प्रैक्टिस करो। स्लैक ग्रुप है आपके लिए, ओपन है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूँगा। किसी को आप में आपस में डिस्कस करके कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी को दूसरे को उसका आंसर आता हो तो वो भी बता सकता है, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें कैसे समझ आएँगी? अब मैं हर चीज़ तो आप लोगों के लिए ऐसे नहीं करूँगा ना कि बेशुमार हज़ारों फ़ंक्शन हैं। अब अगर हम हज़ारों फ़ंक्शन देखने लगे तो फिर हम सिर्फ़ फ़ंक्शंस ही देखते रहेंगे, कुछ चीज़ें तो हमें नहीं हो पाएँगी। इसके लिए क्या करो, प्रैक्टिस करो, नए-नए फ़ंक्शंस ढूँढो, उनको फिर डिस्कस करते हैं हम। बताओ, क्लियर हो गई ये आज की चीज़ें? या कुछ इसमें मैं बताऊँ अभी और? मैं हमारे पास टाइम है अभी, हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो। इवेंट लिस्नर वाला ना, देखो हमने क्या किया कि ये जो जितना मेरा ये यूआई का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये एक फॉर्म है ना, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म के ऊपर एक इवेंट बाइंड कर दिया। मैंने बोला कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो कोई इवेंट लिसन हो। ओके, इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। एंड वो एग्जांपल क्या है कि ये वाला जो बटन है आपका टाइप सबमिट, इसको मैं, अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक क्लास देते हैं सबमिट बटन की, और अब हम इसको क्लास के ज़रिए यहाँ पे मैं गेट करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एक ऐसा एलिमेंट उठाओ जिसके ऊपर क्लास नेम ये हो। सबसे पहले तो इसे लॉक करते हैं। इसे लॉक करेंगे तो आप देखो कि क्लासेस जो है ना, आपको मैंने आपको बताया था आईडी यूनिक होती है, इसलिए आपको एक मिल गई, लेकिन क्लासेस तो आपकी बेशुमार हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो HTML कलेक्शन आ गया आपके पास उस क्लासेस का, जहाँ पे सबमिट बटन थी। अगर ऐसी मैं यहाँ पे आके जस्ट फॉर वन मोमेंट प्रैक्टिस के लिए बाद में रिमूव कर दूंगा, यहाँ मैं इतने सारे सबमिट बटन बनाऊँ और यहाँ देखो तो अब मेरे पास 7 कलेक्शन आ गया। सही है, विच मीन्स कि हमारा जो है, और हम मुझे इसमें से कौन सा चाहिए, जो मेरा पहला बटन हो। लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, ज़ीरो से, तो मैं ज़ीरो को एक्सेस करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब ज़ीरो को एक्सेस किया तो मेरे पास ये बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे जब क्लिक हो तो कोई इवेंट लिसन करवाऊँ, मतलब उसके ऊपर कोई इवेंट फायर करवाऊँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई एक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर क्या हो, फॉर एग्जांपल क्लिक का इवेंट लिसनर हो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक हो तो एक फंक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और उस फंक्शन में क्या हो भाई, यहाँ लॉग हो जाए, और लॉग हो जाए दिस इज लिसनिंग। जब हम यहाँ आएंगे, ज़रा हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसको मैं करता हूँ तो ये बोल रहा है दिस इज़ लिसनिंग, दिस इज़ लिसनिंग। इस एक और यहाँ पे इवेंट करते हैं, और वो इवेंट होता है माउस। ये माउस की सजेशन क्यों नहीं दे रहा। क्लिक के बाद हम एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। मुझे एक मिनट लिसनर के नेम ढूंढने दो। माउस ओवर इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, इसका नेम क्या होता है, माउस ओवर। माउस ओवर का इवेंट अगर हम यहाँ से देख लें तो देखो, जैसे ही मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, सही है, कोई एग्जिट नहीं परफॉर्म हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो ये बोला दिस इज लिस्टिंग। इस पे से हटा लिया, वापस इस पे लाया तो दूसरी दफ़ा आउटपुट आया। जैसे ही गया फिर देखो आउटपुट आया। अच्छा जी, माउस ओवर का हो गया। इसी तरह और भी बेशुमार होते हैं, क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, और यहाँ पे क्या था, फॉर्म था, फॉर्म को आप सबमिट करते हो तो मैंने फॉर्म के ऊपर सबमिट पे लगा दिया। तो ये जो सेम आपने एक्शन परफॉर्म किया था, ये आप माउस क्लिक, इस बटन के क्लिक के ऊपर भी ये सारा काम कर सकते हो। जैसे क्या है कि ये बटन का क्लिक है, यहाँ आ जाओ, इस पूरी एप्लीकेशन को यहाँ से ले लो, इधर आ जाओ, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। सही है जी, इसको हम इस इवेंट लिस्नर को यहाँ से बंद कर देते हैं।
ये हमारा था। अब हम यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ कोई भी वैल्यू लिखते हैं, सबमिट किया तो देखो वो हो गया। क्योंकि मैंने उसे फॉर्म बनाया हुआ है तो इसलिए वो एम्प्टी रिजल्ट जो है मुझे नहीं दे, वो वहाँ से वैल्यू नहीं वैल्यू के तौर पे वो मुझे वहाँ से दे रहा है कि अगर कोई एम्प्टी ना हो तो लेके आओ। ओके, देखो ये हो गया इवेंट यहाँ से। क्यों, यहाँ से मैं जस्ट एक काम करता हूँ, वो काम क्या, सबमिट का फंक्शन यहाँ लगा हुआ है। ओके नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो और फॉर्म को, फॉर्म आगे कहीं यूज़ हुआ है तो इस फॉर्म को भी यहाँ से बंद कर दो। तो देखो ये सारा जो मेरा काम था जब मैंने सबमिट के ऊपर किया था वो मैंने उस बटन के क्लिक के ऊपर भी मैंने करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज़ें? तो ओके, क्वेश्चन पूछो और इसकी प्रैक्टिस करना, सही है। बाकियों को किसी को कोई क्वेश्चन?